अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का, जिसका नाम है ऑसिलेशंस। आज स्टूडेंट्स हम उसके आर्टिकल की तरफ जाते हैं जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोग सीखेंगे कि एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स आए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो पीछे वाले कुछ टॉपिक से रिलेटेड है और उन्हीं की आगे एक्सटेंशन के तौर पे हम इसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है और उस हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में मैस को मेन पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाता है, तो उस डिस्टर्बेंस के बाद वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसी एग्जाम्पल को अगर हम कैरी करें और देखें कि उसकी मोशन के दौरान जो एनर्जी थी क्या वो कंजर्व रह रही थी या नहीं रह रही थी। तो स्टूडेंट्स उसको सीखते हैं और अपनी उसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम वाले लेक्चर में सीखा था। तो स्टूडेंट्स ये एक फिगर आपके सामने बनी हुई है, अब आप इससे फेमिलियर होंगे। हम इस चैप्टर में बार बार इस फिगर को ड्रॉ करते हैं, जिसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक मैस है जिसको हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। इस मैस को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं स्मॉल एम का। और स्टूडेंट्स ये एक ऐसे सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है जो सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यानी कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी। ये एक आइडियल सरफेस है जिसने फ्रिक्शन ऑफर नहीं करनी। उसके साथ साथ ये जिस स्प्रिंग के साथ अटैच है उस स्प्रिंग का एक स्पेसिफिक स्प्रिंग कांस्टेंट भी है जिसे हम लोग स्मॉल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके फिगर ए को देखें तो इस वक्त हमारा जो मैस है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मौजूद है, जिसे हम मेन पोजीशन का नाम भी देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, हम इसे ओ के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हम लोग क्या करें, अगर हम इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करें और इसकी पोजीशन को चेंज करें। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं और इस डायरेक्शन में उस फोर्स को एक्सर्ट करते हैं और उस फोर्स को हम लोग एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स उस फोर्स के एक्सर्ट करने से हमारा ये मैस जो है वो मूव करना शुरू करेगा, जैसे कि यहाँ पे हमें फिगर बी में नजर आ रहा है। हम इसको मूव कराते कराते एक खास पोजीशन तक ले आते हैं जिसको हम लोगों ने ए के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ। तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि मेन पोजीशन से इस पोजीशन ए तक जो हम लोगों ने इसका डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया है वो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स नॉट के बराबर। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एम्पलीट्यूड है। अब इस एम्पलीट्यूड के लिए जो हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उस फोर्स को हम लोगों ने लिखा हुआ है। और हम लोगों ने एक चीज सीखी थी स्टूडेंट्स कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग प्रोड्यूस करा रहे हैं इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है फोर्स के साथ। जितनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी होती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग लिखें तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये सीखा था कि हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट रिलेशन है। और फिर हम लोग इसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर ख़त्म करते थे तो हमारे पास आ जाता था F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें के नज़र आ रहा है वो स्प्रिंग्स कांस्टेंट है जो हर स्प्रिंग के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन क्योंकि हमारी इस एग्जांपल में हम एक स्पेसिफिक स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो उस स्प्रिंग के केस में ये स्प्रिंग कांस्टेंट ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स हम इसको मूव करवाते करवाते अगर एक्स नॉट तक ले हैं और उसके बाद हम इसे रिलीज करें तो रिलीज करने पे क्या होता है, हम लोगों ने सीखा है कि इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी
जो फोर्स इस स्प्रिंग, इस मैस को वापस इसके मेन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी। और यहाँ पे चूंकि हम एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि वो उसे मेन पोजीशन की तरफ जो लेके जा रही है वो बेसिकली एनर्जी है। हमने जब स्प्रिंग को एक्सटेंड किया, हमने इसे खींचा, खींच के आगे की तरफ लेके गए तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन हुई और हमें पता है कि एक्सटेंशन की वजह से स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई होगी और फिर वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जो वर्क करती है और हमारे मैस को वापस मेन पोजीशन की तरफ लेके जाती है। क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो है वो होती है एबिलिटी टू डू वर्क। तो अगर हमारा मैस मेन पोजीशन की तरफ वापस जा रहा है तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी थी जो उसे वापस लेके जा रही है, क्योंकि वापस लेके जाना भी वर्क है। तो वो वर्क कर रहा है स्प्रिंग उस एनर्जी की वजह से जो उसके अंदर डेवलप हो गई थी। क्यों डेवलप हो गई थी? क्योंकि हम लोगों ने उसको एक्सटेंशन दी थी, हमने उसे पकड़ के एक्सटेंड किया था। तो स्टूडेंट्स उस एक्सटेंशन की वजह से ये वापस जाता है और अपनी मेन पोजीशन की तरफ चलता है, लेकिन अपनी मेन पोजीशन पे ये रुकता नहीं है क्योंकि इस मैस का कुछ ना कुछ इनर्शिया भी होगा और वो इनर्शिया कैरी करता है मैस को फर्दर आगे की तरफ। और जहां पे हम फिगर सी में देख रहे हैं वो मैस फर्दर मूव करते करते इस पॉइंट ए प्राइम तक आ जाता है और जब वो ए प्राइम पे पहुंचता है तो फिर से वही मामला होगा, क्योंकि पहले स्प्रिंग में हुई थी एक्सटेंशन, हमने पकड़ के खींचा था और अब स्प्रिंग हो गया कॉम्प्रेस। ये इनर्शिया ने मैस को आगे मूव करवाया और उस मूवमेंट की वजह से मैस ने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। तो स्प्रिंग में एक दफा फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई। यानी चाहे हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करें, चाहे हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें, इन दोनों केसेस में हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर आ जाती है। और स्टूडेंट्स एक और चीज भी बड़ी देखने वाली है कि स्प्रिंग मूव कर रहा है और स्प्रिंग की मूवमेंट की वजह से हमारा ये जो मैस है ये भी कंटिन्यूअसली मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो हमारे इस स्प्रिंग के पास ना सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है बल्कि हमारे इस मैस के पास एक काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद होगी। और इन्हीं दोनों एनर्जीज को हम लोगों ने यहाँ पे देखना है और ये भी देखना है कि क्या ये दोनों एनर्जीज मिलके एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को ओबे कर रही हैं या नहीं कर रही। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन को। हमने ये तो देख लिया कि फोर्स जो है वो के और एक्स के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अब स्टूडेंट्स अगर दो पोजीशंस हम लोग कंसीडर कर लें, एक हम पोजीशन ले लेते हैं ए जिसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं और एक पोजीशन हम लोग ले लेते हैं ओ जिसे हम मेन पोजीशन कहते हैं। हम इन दोनों पोजीशंस पे मौजूद सबसे पहले फोर्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एट मेन पोजीशन हम बात करेंगे मेन पोजीशन की और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन की भी। और इन दोनों पोजीशंस पे स्टूडेंट्स हम लोग ये भी देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है और हम ये भी देखेंगे कि फोर्स कितनी है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस होता है मेन पोजीशन से स्पेसिफिक पोजीशन तक का। अब अगर हम बात करें मेन पोजीशन की, जैसे कि हम फिगर ए की बात करें तो स्टूडेंट्स फिगर ए में तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन के ऊपर पड़ा है, हमारा मैस मेन पोजीशन के ऊपर मौजूद है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एट मेन पोजीशन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। और स्टूडेंट्स अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हमें ये रिलेशन नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो फोर्स है वो भी हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो जीरो, और अगर साथ ही साथ हम फोर्स की भी बात करें तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे यानी मेन पोजीशन के ऊपर जो हमारी फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर साथ ही साथ हम चलें एक्सट्रीम पोजीशन को और उस पे देखें, एक्सट्रीम पोजीशन पे ये बी फिगर के अंदर शो हो रहा है, हम अपने मैस को मूव करवाते करवाते पॉइंट ए तक ले आए। तो जब मैस ए तक आ गया तो उस वक्त उसका जो
डिस्प्लेसमेंट है वो उसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास एक्स नॉट के इक्वल होगा। और इसी तरह अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर हम फोर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स ये फोर्स हमारे पास लिखी हुई है, फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स होती है और x डिस्प्लेसमेंट होती है उस स्पेसिफिक पॉइंट की जिस पॉइंट पे हम लोग मौजूद हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हमारी डिस्प्लेसमेंट x नॉट के बराबर है तो फिर फोर्स को हम किस फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, k, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से लिखा रहेगा। लेकिन जो हमारे पास x है उसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे x नॉट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रीम और मीन पोजीशंस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी नजर आ गए और इन्हीं पोजीशंस पे हमें फोर्स भी नजर आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर हम वर्क निकालना चाहें, हम ये देखना चाहते हैं कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट ए यानी मेन पोजीशन पे पड़ा हुआ था वहां से मूव करवाते हुए उसे ए के ऊपर जो कि एक्सट्रीम पोजीशन है वहां तक लेके आए हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मूव करवाने के दौरान आपने उस पर कितना वर्क किया है, अगर वो हम वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए। लेकिन हमें पता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ चेंज होती रहती है। मेन पोजीशन पे फोर्स बिल्कुल नहीं थी और एक्सट्रीम पोजीशन तक आते आते फोर्स के एक्स नॉट के बराबर हो गई थी। तो स्टूडेंट्स अगर हमने वर्क कैलकुलेट करना है तो हमें इन दोनों फोर्सेस का एवरेज निकालना पड़ेगा कि ओ से लेके ए तक आते आते हमारी फोर्स जो चेंज होती रही है उस चेंज होती हुई फोर्स ने एवरेज हमें कितनी वैल्यू दी है। तो स्टूडेंट्स एवरेज फोर्स फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज फोर्स। स्टूडेंट्स एवरेज फोर्स को यहाँ पे हम लोग F के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये F स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आएगा, जब भी हमने एवरेज निकालनी होती है तो हम इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारी फोर्स की इनिशियल वैल्यू थी 0 और हमारी फोर्स की फाइनल वैल्यू थी के एक्स नॉट। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 के साथ इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास एवरेज फोर्स आ जाएगी जिसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, हाफ के इंटू एक्स नॉट। तो स्टूडेंट्स ये एवरेज फोर्स आ गई जब हमने अपने मैस को मूव करवाया था ओ से लेके ए तक। तो स्टूडेंट्स इस फोर्स की वजह से बेसिकली वर्क हुआ होगा, जिस वर्क में हमने अपने ऑब्जेक्ट को ओ से ए तक मूव करवा लिया। तो अगर हम उस वर्क को ही कैलकुलेट करना चाहें तो हम वो वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम ओ पॉइंट ओ टू ए। स्टूडेंट्स ओ से लेके ए तक लेके जाने में जितना हमें वर्क करना पड़ा है वो वर्क हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और वर्क हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखा था कि वर्क स्टूडेंट प्रोडक्ट होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट को वर्क का नाम देते हैं। और इस केस में स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हम लोग तो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जा चुके हैं, तो इस केस में हमने एवरेज फोर्स भी कैलकुलेट कर ली हुई है और डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट तो इस वक्त इस केस में एम्पलीट्यूड के बराबर है यानी एक्स नॉट के बराबर है। तो अगर स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास वर्क कुछ इस तरह से आता है कि फोर्स है स्टूडेंट्स हाफ के एक्स नॉट और स्टूडेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो भी है हमारे पास एक्स नॉट। तो स्टूडेंट्स अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वर्क का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, हाफ के और स्टूडेंट्स एक्स नॉट और एक्स नॉट जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशन आ गया वर्क का कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को ओ से ए तक मूव करवाया तो इस मूवमेंट के दौरान कितना वर्क किया गया, और वो वर्क है स्टूडेंट्स हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर। ये वर्क हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि एनर्जी और वर्क ये बेसिकली इंटरकन्वर्टेबल
दो एंटिटीज होती हैं। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जा रहा है तो वो वर्क करने से हम उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, और फिर अगर एनर्जी हमारे पास मौजूद हो तो वो एनर्जी वर्क में भी कन्वर्ट हो सकती है। ग्रेविटेशनल फॉर्म में आपने इसकी एग्जांपल चैप्टर नंबर 4 में सीखी थी कि लेट्स सपोज आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ज़मीन पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट के पास कोई भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद नहीं होती। लेकिन अगर आप उस ऑब्जेक्ट को ज़मीन से उठाते हैं ऊपर की तरफ और एक सर्टेन हाइट पे लेके आते जाते हैं, तो स्टूडेंट्स हाइट के बढ़ने की वजह से उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती जाती है। लेकिन वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ला कौन रहा है? वो वर्क लेके आ रहा है जो आप उस पर कर रहे हैं उसको लिफ्ट करने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो लिफ्ट करने के लिए आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, और जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहे हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हमारे पास वर्क होता है। यानी जब आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं तो बेसिकली आप उस पर वर्क कर रहे हैं, और फिर जब आप उस पर वर्क करते हैं तो उसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती जाती है, और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली उतनी होती है जितना आपने उस पर वर्क किया हुआ है। हमें पता है कि वर्क और एनर्जी दोनों के यूनिट्स भी सेम होते हैं, दोनों को हम जूल्स के अंदर मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स यही केस यहाँ पे भी हो रहा है कि जब आप मैस को पुल करके एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके आ रहे थे तो स्टूडेंट्स आप उस पर वर्क कर रहे थे, आपने उसको वर्क किया और वर्क करके स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड होने की वजह से स्प्रिंग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर हम कंसीडर करना चाहें कि वो कितनी है तो स्टूडेंट्स हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने वर्क करके ये एनर्जी उसके अंदर लेके आए। तो जितना वर्क हमने किया होगा एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमने उसके अंदर स्टोर करवा ली होगी, और फिर उसी एनर्जी को यूज करते हुए हमारा स्प्रिंग जो है वो मैस को वापस पीछे की तरफ लेके जाता है। तो स्टूडेंट्स फिर अगर हम लोग बात करें एनर्जी की इस पॉइंट के ऊपर, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवा के ए पे ले आए और जो फिगर हमें बी नजर आ रही है, स्टूडेंट्स अगर इसको देखें हम लोग तो मैं कहता हूं कि हम सबसे पहले एनर्जी देखते हैं जो कि एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर मौजूद है। स्टूडेंट्स एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं और वो एक्सट्रीम पोजीशन है ए, जिसे हम लोगों ने ए का नाम दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जिसे हमने ए का नाम दिया हुआ है, यहाँ तक लेके आने के लिए हमारे मैस को जो हमने वर्क किया वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर था। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि इस जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क के बराबर होगी जो वर्क हम लोगों ने किया था अपने मैस को मूव करवाने के लिए। और स्टूडेंट्स जो वर्क था वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो किसके इक्वल था? वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल था। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई एट पॉइंट ए या एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स ये तो थी पोटेंशियल एनर्जी, और हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया कि चूंकि हमारा मैस जो है वो मूव भी कर रहा है तो मैस के मूव करने की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए। तो इसी पोजीशन पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को सीख चुके हैं। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी एट ए, अगर स्टूडेंट्स हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हैं पॉइंट ए की, तो अगर आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पे आपके मैस की स्पीड क्या है या आपके मैस की वेलोसिटी क्या है, तो आप यकीनन यही कहेंगे कि जब आपने उसको वहां पे लेके जाके रखा था रिलीज करने से बिल्कुल पहले उसकी जो स्पीड थी वो जीरो थी, उसकी वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी। आप अगर उसे रिलीज करते हैं तो वो मेन पोजीशन की तरफ जाता है, मेन पोजीशन पे वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को अटेन करता है और फिर आहिस्ता 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 उसकी स्पीड कम होती जाती है, और जब वो सी पे पहुंचता है जो उसका सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है तो वहां पे भी वो एक इंस्टेंस के लिए रुकता है वापस आने से पहले। तो सी के ऊपर भी स्पीड क्या होती है? जीरो होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स जब वो ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसकी ऑसिलेशन के दौरान
क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होता है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक इंस्टेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट वहां पे रुक जाता है, उस एक इंस्टेंस पे उसकी स्पीड उस जगह पे जीरो हो जाती है। तो फिर चाहे वो पॉइंट ए हो या ए प्राइम हो, इन दोनों जगहों पे हमारी जो स्पीड होगी वो जीरो होगी। तो स्टूडेंट्स अगर फिर काइनेटिक एनर्जी इस रेफरेंस से हम लोग निकालें तो हमें पता चल गया कि v जो है वो जीरो है। तो अगर v जीरो हो जाए और स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इसके अंदर सब्सटीट्यूट करें तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ चेंज होगा और वो हाफ m इंटू वी की जगह स्टूडेंट्स हम लोग जीरो लगाएंगे और इसका स्क्वायर, तो जीरो आपको पता है जब पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जीरो। तो स्टूडेंट्स हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास जीरो आ गई। तो स्टूडेंट्स ये दो चीजें हम लोगों ने देख ली एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल है, और इसी जगह पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो जीरो है क्योंकि स्पीड जीरो है। हम जानते हैं जहां पे स्पीड जीरो हो जाए वहां पे काइनेटिक एनर्जी ने जीरो हो जाना है। तो स्टूडेंट्स अगर टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी हमारे पास जो है वो सम होती है उन दोनों एनर्जीज का जो मौजूद है। अब इस केस में हम आइडियल सिनेरियो की बात करें जिसमें फ्रिक्शन भी नहीं है, तो इसके पास सिर्फ दो ही एनर्जीज होंगी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, जो टोटल एनर्जी है स्टूडेंट्स हमारे पास वो सम होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने दोनों एनर्जीज लिखी हुई हैं, पोटेंशियल भी लिखी हुई है और काइनेटिक भी लिखी है। तो इस वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी मिल जाएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स हमारे पास जीरो। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारी जो टोटल एनर्जी आ गई स्टूडेंट्स वो इक्वल हो गई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और जीरो स्टूडेंट्स उसमें ऐड किया तो हमारे एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास टोटल एनर्जी का ये एक एक्सप्रेशन बन गया और ये टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट की है एट एक्सट्रीम पोजीशन, जिस पोजीशन को हम लोगों ने ए का नाम दिया हुआ। तो स्टूडेंट्स इसको हम जहन में रखते हैं और आगे चलते हैं और अपने एक्सप्रेशंस को डेवलप करते हैं दूसरी पोजीशंस के ऊपर भी। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे ये चीज़ देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमें ये भी देखना चाहिए कि मेन पोजीशन के ऊपर एनर्जीज का क्या स्टेटस होगा, और इसी तरह एक जनरल जगह भी ले लेनी चाहिए जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की एक जनरल वैल्यू हो और उस जनरल वैल्यू पे भी हम लोग देखें कि वहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज क्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले इस फिगर डी को देखते हैं। ये फिगर डी हम लोगों ने एक जनरल पॉइंट ले लिया। जैसे आप देखते हैं ए, बी और सी, ए के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन के ऊपर मौजूद था और हमने उसको डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर लेके आए और फिर हमने रिलीज कर दिया और वो मेन पोजीशन से होता हुआ सी तक चला गया और सी दोबारा से एक एक्सट्रीम पोजीशन है। अब ए प्राइम और ए ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस है। जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने ए के लिए डेवलप किया है एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन हमारे पास सी के लिए भी डेवलप होगा क्योंकि वो भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। लेकिन अगर मेन और एक्सट्रीम के दरमियान में कोई पोजीशन ले लीजिए, जैसे कि आपको फिगर डी के अंदर नजर आ रहा है। इस फिगर डी के अंदर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मेन पोजीशन से लेके इस वक्त जहाँ पे ये मैस मौजूद है यहाँ तक का फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और स्टूडेंट्स इस फासले को हम लोग नाम दे देते हैं x का। ये डिस्प्लेसमेंट x है। इस जगह पे अगर हम बात करें अपने ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट इस वक्त मूव कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे तो रुक गया था इसलिए वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब इस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर वो a से o की तरफ जा रहा है फिर भी वो मूव कर रहा है, अगर o से a की तरफ जा रहा है वो फिर भी मूव कर रहा है। तो इन दोनों केसेस में उसकी मूवमेंट की वजह से हमारे इस ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए और साथ ही साथ जब यहाँ पे होगा तो हमारा स्प्रिंग एक सर्टन
अमाउंट में एक्सटेंशन भी लेके बैठा होगा, और उस एक्सटेंशन की वजह से इस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स फिर हम इस डिस्प्लेसमेंट x पे देखेंगे कि हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है और इसी जगह पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस पोजीशन पे, एट डिस्प्लेसमेंट x। स्टूडेंट्स हमने डिस्प्लेसमेंट x पे देखना है। तो स्टूडेंट्स अगर डिस्प्लेसमेंट x की बात करें तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी भी देखनी है और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी देखनी है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स, ये जो हमें रिलेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे देखा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी थी ए के ऊपर। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो x के बराबर हो, ना कि x नॉट के बराबर, तो स्टूडेंट्स हमारा ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा। जो इसमें चेंज होने वाली वैल्यू है वो सिर्फ x है। अगर x नॉट लिखा हो तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, अगर x लिखा हो तो वो x वाली पोजीशन पे होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखें एट x, तो वो किसके बराबर होगी, उसका एक्सप्रेशन होगा हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के ऊपर मौजूद है। और स्टूडेंट्स अगर इसी तरह से हम काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करें, अगर हम स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो है v। हमें पता होना चाहिए कि इस केस में हमारे v की वैल्यू क्या होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम नहीं है, वेलोसिटी की एक ख़ास सर्टन वैल्यू होने वाली है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हम फिर उस एक्सप्रेशन की बात करते हैं जो हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए डेवलप किया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो किसी भी एक पॉइंट पे मौजूद होती है, हमने उसके लिए एक्सप्रेशन देखा था कि हमारे पास जो वेलोसिटी v है दैट इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था। और स्टूडेंट्स इसमें आपको एक और चीज़ भी याद होगी, ये जो ओमेगा है जिसे हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहते हैं, इसकी वैल्यू होती थी स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। तो स्टूडेंट्स वो वैल्यू भी अगर हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस जो किसी भी जगह पे मौजूद होती है। तो इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू को अगर स्टूडेंट्स हम अपनी इस इक्वेशन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी इस जगह के ऊपर, इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर आएगी हाफ इंटू एम। और स्टूडेंट्स फिर v की जगह हम ये पूरी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि जब स्क्वायर लिया जाता है तो जो स्क्वायर रूट वाले टर्म्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट होंगे, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से आ जाएगा के डिवाइडेड बाय एम इनटू स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन गया। और स्टूडेंट्स अगर आप इसमें देखें तो m ये और ये वाला m ये दोनों स्टूडेंट्स कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टूडेंट्स इक्वल आ जाएगी हाफ इंटू के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डेवलप हो गया जो उस जगह पे काइनेटिक एनर्जी है जिस जगह पे हमारा डिस्प्लेसमेंट
x था। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का, ये जनरल एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का। अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दी जाए, जैसे एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के अलावा किसी भी जगह पे अगर आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो सिर्फ x की जगह उसकी वैल्यू को आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा और x की सब्सटीट्यूशन से हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमें पोटेंशियल एनर्जी का भी पता चल गया जो कि डिस्प्लेसमेंट x पे मौजूद है, और हमें काइनेटिक एनर्जी का भी पता चल गया जो कि डिस्प्लेसमेंट x पे मौजूद है। अब अगर हमें इन्हीं दोनों को यूज करते हुए इसी डिस्प्लेसमेंट x पे टोटल एनर्जी निकालनी हो तो स्टूडेंट्स जैसे हमने पीछे देखा कि अगर टोटल एनर्जी हमें निकालनी है तो वो हम लोग सम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो स्टूडेंट्स वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। टोटल एनर्जी हमारे पास सम होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके अपनी टोटल एनर्जीज निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, और स्टूडेंट्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, हाफ के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, और स्टूडेंट्स इसे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो इसमें दो टर्म्स आपको बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही होंगी, हाफ के एक्स स्क्वायर जो कि फर्स्ट टर्म है और हाफ के एक्स स्क्वायर जो कि लास्ट टर्म है, लेकिन एक प्लस की है और एक माइनस की है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने इस डिस्प्लेसमेंट x के ऊपर टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर ली जो कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स तो हम लोगों ने इस तरह के ले लिए जिन जगहों पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी को भी निकाल चुके हैं और हम इन जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को भी निकाल चुके हैं और साथ साथ हम लोगों ने टोटल एनर्जीज भी निकाल ली, और एक पोजीशन हमारी रह गई स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ए से चला और वापस जा रहा था ओ की तरफ, और रास्ते में एक डिस्प्लेसमेंट एक्स पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और अब अगर वो चलते चलते मीन पोजीशन पे पहुंच जाता है तो स्टूडेंट्स उस मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास ये दोनों एनर्जीज और टोटल एनर्जीज क्या होंगी, हमें इनको भी डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं आगे एट मीन पोजीशन। एट मीन पोजीशन जिसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने नाम दिया हुआ है ओ का। स्टूडेंट्स इस मीन पोजीशन ओ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे और काइनेटिक एनर्जी भी देखेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो वही बेसिक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम मीन पोजीशन की बात करते हैं तो मीन पोजीशन के ऊपर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी जीरो, और अगर एक्स की वैल्यू जीरो आती है और उसे हम लोग यहाँ पे अपनी इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आएगी वो एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, हाफ के इंटू जीरो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे जीरो आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आते आते हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते जीरो हो चुकी है, और हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होती है, इसीलिए हमारे इस ऑब्जेक्ट की भी जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे वो जीरो मिल रही है हमें। तो स्टूडेंट्स इसी चीज़ को अगर हम आगे लेके चलें और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्सो इफ वी कंटिन्यू टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी,
तो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स हमें पता है वो इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर के। और स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमें v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, और v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के लिए हम वही एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे जो अभी कुछ देर पहले हमने किया था। स्टूडेंट्स इसमें v की वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो v इक्वल था स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये तो था जनरल, लेकिन अब अगर हम बात करें तो हमारी डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है। डिस्प्लेसमेंट तो स्टूडेंट्स जीरो है, यानी ये जो एक्स है यहाँ पे लिखा हुआ, इस एक्स की वैल्यू तो जीरो है जैसे अभी हमने ऊपर मेंशन की। तो फिर स्टूडेंट्स अगर हम इस वेलोसिटी को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। स्टूडेंट्स ये x तो ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास जो बाकी बचेगा वो x नॉट का स्क्वायर है, और फिर वो स्क्वायर रूट से बाहर अगर आ जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आ जाएगा, x नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं ताकि हमें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिल जाए। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिर हमारे पास बदलने लगा है, कुछ इस तरह से आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, और स्टूडेंट्स v की जगह हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे x नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पे इसका स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इस स्क्वायर से क्या होगा, हाफ m। स्टूडेंट्स x नॉट का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसी तरह से आ जाएगा x नॉट स्क्वायर, और k ओवर m जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें स्टूडेंट स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। और आप देखें कि इसमें मैस एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस जगह पे मिलेगी वो स्टूडेंट्स इक्वल आ जाएगी हाफ k x नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमने मेन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली और काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स अगर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने की तरफ चलें तो हमें पता है यहाँ पे भी जो हमारी टोटल एनर्जी है स्टूडेंट्स, ये सम होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी तो थी ज़ीरो और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फिर ज़ीरो जब इसमें ऐड होगा तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी स्टूडेंट्स वो इक्वल आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट और स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये टोटल एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जो कि इक्वल है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स ये तो हम लोगों ने तीनों डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर सारी एनर्जीज निकाल ली। अब अगर इन एनर्जीज का और इन इक्वेशंस का एनालिसिस करें तो हमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। सबसे पहले स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी की बात करें। ये स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी थी एट पॉइंट ए, मैं स्टूडेंट्स इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ये स्टूडेंट्स इसकी टोटल एनर्जी थी एट डिस्प्लेसमेंट एक्स, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। और स्टूडेंट्स ये थी टोटल एनर्जी एट मेन पोजीशन, इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। और इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम लोग देखें तो 1 पे, 2 पे और 3 पे, इन तीनों इक्वेशंस पे हमें जो टोटल एनर्जी की वैल्यू मिल रही है वो सेम है। यहाँ पे भी टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल है। सेकेंड इक्वेशन में देखें हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल है, और थर्ड इक्वेशन में भी देखें तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई हमें यहाँ से देखते हुए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे होल्ड कर रहा है कि कोई भी पॉइंट ले लें सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में, तो उस पॉइंट के ऊपर हमारी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि पूरे पाथ में, पूरे रास्ते में कोई भी जगह ले ली जाए तो वहाँ पे टोटल एनर्जी में कोई चेंज
नहीं आता। और स्टूडेंट्स अगली चीज़ को देखते हैं हम लोग। अगर सेकंड चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखें तो हम काइनेटिक एनर्जीज का और पोटेंशियल एनर्जीज का रिलेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर आप इसको देखें, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है जो पॉइंट ए पे थी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है जो डिस्प्लेसमेंट एक्स पे थी, यानी हम मेन पोजीशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है जो हमें एग्जैक्टली मेन पोजीशन पे नजर आ रही है। तो स्टूडेंट्स अगर इन एनर्जीज को हम लोग देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल, और जो पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे है वो हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल है। स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हम लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हाफ और के तो दोनों में मौजूद है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही होगी एक्स नॉट के साथ। तो यहाँ पे एक्स नॉट है और यहाँ पे x है, तो स्टूडेंट्स x नॉट की वैल्यू हमें पता है x से ज़्यादा है, तो अगर x नॉट x से ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ से ज़्यादा है। तो जब हम a से x तक गए हैं डिस्प्लेसमेंट पे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और फिर जब मेन पोजीशन पे गए हैं वो तो वैसे ही ज़ीरो हो गई। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देख रहे हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे जाते हुए ट्रेंड को देखें तो a से o तक जाते हुए हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जा रही है। ए पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और ओ तक पहुंचते पहुंचते वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। और स्टूडेंट्स अगर इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में देखें तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट ए जीरो थी, और फिर जब हम आगे की तरफ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स पे देखते हैं तो स्टूडेंट्स वहां पे हमने देखा कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये वाली थी। और फिर अगर हम मेन पोजीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये थी। तो स्टूडेंट्स इन तीनों वैल्यूज में देखें कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम थी, बिल्कुल जीरो थी, यहाँ पे गए हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है थोड़ी सी, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी एक्स नॉट में से कोई डिस्प्लेसमेंट माइनस हो रहा है। और फिर जब मेन पोजिशन पे पहुंचे तो वो के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल हो गया, यानी जब हम एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की तरफ चलते जा रहे हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रीम से मेन की तरफ जाते हुए हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही थी और हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही थी, लेकिन हमारी टोटल एनर्जी जो थी वो तो चेंज नहीं हो रही थी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह रही थी। तो स्टूडेंट्स फिर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब मेन पोजीशन की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है, और जब वो मेन पोजीशन पे पहुंचता है तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक हो जाती है और पोटेंशियल जीरो हो जाती है। लेकिन किसी भी पॉइंट को ले लें, सम हमारे पास कांस्टेंट रहता है, टोटल एनर्जी जो है हमारे पास वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो स्टूडेंट्स इसी चीज़ को हमारी बुक में ये ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है इसमें बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया गया। स्टूडेंट्स अगर इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि या स्टूडेंट्स जब हम एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरह से जो ट्रेंड हम लोगों ने यहाँ पे देखा है एनर्जीज में चेंज आता जा रहा है। अगर आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी वाली लाइन को देखते हैं तो स्टूडेंट्स एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और मेन पोजीशन पे आते आते मिनिमम हो जाती है, जीरो हो जाती है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं तो फिर से हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ एग्जैक्टली ऑपोजिट नजर आ रहा है हमें कि वो मेन पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो मेन पोजीशन पे वो मैक्सिमम है और दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर हमारी काइनेटिक एनर्जीज मिनिमम है। कोई भी पॉइंट स्टूडेंट हम लोग ले लें और उस पे इन दोनों एनर्जीज का सम करें तो टोटल एनर्जी हमेशा हमारे पास इक्वल आएगी, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज चेंज होती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यकीनन आपने अच्छे से समझा होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरह से एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो एनर्जी कांस्टेंट रहती है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।